Hello students, welcome back to Prepon. We are nearing the independence of India from the British. In the last lecture we discussed the cabinet mission plan and how it almost failed. Neither Congress nor Muslim League could come to any conclusion. किसी conclusion पे नहीं आ पा रहे हैं. ऐसे में हालात बिगड़ने लगते हैं और फाइनली फिर वाइसरॉय माउंट बेटन को भेजा जाता है और उसके बाद फिर जून 3 प्लान पास हो जाता है. तो आज डिस्कस करते हैं जून 3 प्लान, बट उससे पहले जानते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बिफोर जून 3 प्लान. तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स independence, rather we are very near to independence. Background: as I have told you, finally there was no unanimity on the provisions of cabinet mission plan. Neither Congress nor League could come to any conclusion. तो इसलिए कैबिनेट मिशन प्लान तो कुछ फेल ही हो गया. बाई जुलाई 1946 ये तय हो गया है कि दोनों ही पार्टियां इस प्लान को लेके आगे नहीं बढ़ेंगी. दोनों के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं. सही मायनों में देखा जाए द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज itself confusing. द ब्रिटिश डिड नॉट ले आउट एनी क्लियर कट प्रपोजिशंस. बहुत कन्फ्यूजन था और दोनों ही पार्टी अपना अपना कंक्लूजन बना रही हैं, लेकिन कुछ भी फैसला नहीं हो पाता है. लेकिन उधर जुलाई 1946 में इलेक्शंस होते हैं संविधान सभा के लिए. जैसा मैंने आपको पहले बताया, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात चल रही थी, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नकार दिया था. दे वांटेड टू हैव इट एज अर्ली एज पॉसिबल. इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेस पर, मतलब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि विधानसभाओं के मेंबर्स, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स चूज करेंगे अपने अपने राज्य का नंबर और भेजेंगे संविधान सभा में. इस तरीके से संविधान सभा का इलेक्शन हो जाता है और संविधान सभा के इलेक्शन में 296 सीट्स में ओबियसली मोर देन 200 सीट्स वर विथ कांग्रेस. कांग्रेस के पास सीट्स थी. लीग के पास अराउंड 73 सीट्स, 78 73 70 में सीट्स हैं. मतलब आप ये समझ लीजिए 296 नंबर ऑफ सीट्स में लीग वॉज इन कंप्लीट माइनॉरिटी. जब लीग ने देखा कि हम इतने कम नंबर में संविधान सभा में हैं, तो वो समझ गए कि इस कांग्रेस डोमिनेटेड संविधान सभा में हमारी चलने वाली नहीं है. जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, देन तुरंत लीग ने फैसला लिया है, अनाउंस किया है, वी शैल गो फॉर डायरेक्ट एक्शन. वी टेक आवरसेल्व्स बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्कशन और एनी काइंड ऑफ बातचीत से अपने आप को पीछे करते हैं. फॉर पाकिस्तान वी हैव टू गो फॉर सीधी कार्रवाई. इस तरीके से मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास करती है. उसकी जो वर्किंग कमेटी है, इस तरीके से 16 अगस्त का दिन दे दिया जाता है एज सीधी कार्रवाई दिवस. हेंस लीग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया द सीधी कार्रवाई दिवस ऑन 16 अगस्त 1946. Obviously, it was the day when Hindu-Muslim riots took place on a very large scale in Punjab, in Bengal, in UP. पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए हैं और वो जो राइटस सिचुएशन हुई है वो थमेगी नहीं, आगे बढ़ती ही रहेगी. हालात अगस्त के मिड तक आते आते बहुत खराब हो चुके हैं. उधर संविधान सभा के इलेक्शंस हो चुके थे. संविधान सभा को पहले भी कन्वीन कर सकते थे, बट कोशिश चल रही है कि संविधान सभा में लीग भी शामिल हो जाए. लीग रेडी नहीं है संविधान सभा में आने के लिए. सेपरेट असेंबली की बात कर रही है, सेपरेट नेशन की बात कर रही है. उधर मैंने आपको बताया था कि इंटरिम गवर्नमेंट की बात भी थी इन दिस क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान. इंटरिम गवर्नमेंट में भी लीग आने को तैयार नहीं है. वेवेल जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय है, उसने बड़ी कोशिश की है कि मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाए, संविधान सभा में शामिल हो जाए. लीग वॉज नॉट रेडी. कोशिश की जा रही है, संविधान सभा के कन्वीनिंग को डिले किया जा रहा है, रोका जा रहा है. स्लो काम कर रहे हैं ताकि मुस्लिम लीग से कुछ बात बन जाए. बट जब देखते हैं कि लीग रेडी नहीं है, तो सितंबर 2 1946 को वेवेल ने इंटरिम गवर्नमेंट को अपॉइंट कर दिया है, रादर उसे पावर दे दी है. लॉजिक अंग्रेजों का ये है कि जुलाई 1946 में उनको ये भी खबर मिल रही है अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि भारत में अब हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और बहुत बड़े स्तर की लेबर स्ट्राइक भी हो सकती हैं और होंगी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.
इसलिए इससे पहले कि हालात बिगड़े, हम कांग्रेस को ही कमान दे देते हैं भारत संभालने की। हम नहीं संभाल सकते, वो समझ चुके थे, काफी पहले समझ चुके थे। इस तरीके से इन बिगड़ते हालातों में जब राइटर सिचुएशन हो गई है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, तो अंग्रेजों ने सत्ता अंग्रेज भारतीयों को ही सौंप दी है। इस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट स्वर्णिम कर दी गई है, और जवाहरलाल नेहरू हेडेड दिस इंटरिम गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग with the post of Nehru being वाइस प्रेसिडेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में नेहरू के पद का नाम प्रीमियर नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट था, और 12 मेंबर की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। इसमें लीग का कोई मेंबर शामिल नहीं हुआ है। वैसे लीग के मेंबर इसमें गिने गए थे जब इसको कंसीव किया गया था, बट लीग शामिल नहीं होती है। वेवेल is trying his best to somehow convince Jinnah or League to come into the interim government, but League was not ready. But finally, October 1946 तक आते आते लीग की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के लिए इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होना पड़ेगा। इस तरीके से लीग इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाती है, बट लीग ने अपने 5 मेंबर्स भेज दिए हैं। इस तरीके से 14 मेंबर की इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। पहले 12 ही थे, बाद में इसे 14 कर दिया गया है। 5 मुस्लिम लीग के मेंबर इसमें आ गए हैं। लियाकत अली खान वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर फ्रॉम द लीग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट में लीग भी शामिल हो जाती है, बट द पर्पज ऑफ लीग वॉज नॉट टू मेक इट हैपन बट टू मेक इट इम्पॉसिबल। लीग का पर्पज इंटरिम गवर्नमेंट में काम मिल के करना नहीं था, काम को रोकना था। लियाकत अली खान वांटेड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने वो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं जो देखने में पता लग जाता है कि वो उन व्यवसायों के ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर ज़्यादा हैं जो हिंदू डोमिनेटेड हैं। उनका पर्पस बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को इंस्टॉल करना था, रोकना था, और ये मैसेज देना था कि हम मिल के काम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लॉजिकली समझ लिया जाए कि पाकिस्तान तो बन के ही रहेगा। तो इंटरिम गवर्नमेंट में लीग शामिल है। इंटरिम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बहुत डिस्टर्ब्ड है, और दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। लीग का पर्पज इसको सक्सेसफुल होने देना था भी नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट चलती जा रही है, लेकिन जब एटली ने देखा है कि लीग रेडी नहीं हो रही है, तो उन्होंने संविधान सभा के काम को रोका नहीं है, और संविधान सभा को बिना लीग के ही कन्वीन कर दिया। दिसंबर 9, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है, फर्स्ट मीटिंग हो जाती है इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 9, 1946 विदाउट लीग। लीग डिड नॉट ज्वाइन। प्रिंसेस जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने भी अपने मेंबर नहीं भेजे हैं। इनिशियली कांग्रेस के मेंबर्स ही इसमें काम कर रहे हैं। बहरहाल संविधान का काम स्लो शुरू हो जाता है। अभी भी संविधान सभा स्लो ही काम करेगी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे काम करती रहेगी, ताकि अगर लीग आती है तो मेजर काम तब बढ़ाया जाएगा। तो स्लो काम चल रहा है, इसी पे डिस्कशन चलेगा एक महीने, जनवरी तक लगभग। दिस वे संविधान सभा हैड स्टार्टेड वर्किंग एंड लीग वाज नॉट रेडी टू यू कैन से yield टू इवन एन बाय एन इंच। इस तरीके से दिसंबर आ जाता है। जनवरी फरवरी तक आते आते इंटरिम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि कांग्रेस ने कह दिया है कि लीग के साथ तो काम करना इम्पॉसिबल है, लीग मेंबर शुड लीव, और ये हम काम नहीं कर पाएंगे। जब ये बिगड़ते हालात देखे गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एटली ने रिमार्क किया है, एक अनाउंसमेंट किया है हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1946। 2 अनाउंसमेंट किए हैं उन्होंने जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये कि उन्होंने समझ लिया है कि अब भी इंटरवीन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने बोला है द ब्रिटिश शैल ट्रांसफर पावर नॉट लेटर देन जून 1948। 30 जून 1948 से पहले ही हम सत्ता ट्रांसफर कर देंगे। एक देश को करेंगे, 2 को करेंगे, ये अभी ऑफिशियली नहीं बोला गया है, बट लगभग समझ में आ चुका है कि पार्टीशन तो अनअवॉइडेबल है। बट उन्होंने यहाँ बोला है ट्रांसफर कर देंगे, हम पावर दे देंगे भारतीयों को। डेट दे देंगे तो शायद रिलेटिव सिचुएशन रुक जाए, पार्टियां मिलकर काम करने लगे। इससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान में ये तो बोला गया था कि हम पावर ट्रांसफर कर देंगे, बट डेट नहीं दी गई थी। यहाँ पहली बार डेट दी गई है, याद रखेंगे, डेट दी गई है, यस वी शैल ट्रांसफर पावर नॉट लेटर देन 30 जून 1948, एंड टू लुक आफ्टर दिस transfer of power, Wavell is replaced by Mountbatten. Mountbatten has been appointed as the new Viceroy of India
with more powers, ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं. You may take all the decision at the spot. ज़्यादा पावर के साथ माउंटबेटन in March 1947, Mountbatten had come to India as the last viceroy who was to look after the transfer of power with more powers as compared to other viceroys. Obviously वो भारत को छोड़ रहे हैं तो माउंटबेटन को वहीं पे फैसले लेने हैं और सारी पावर उसको दे दी गई है. This way, from March to June, Mountbatten started holding talks with all the Indian important leaders, all the parties, the delegates of Congress, League and Sikh. सबसे बातचीत चल रही है. 133 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं इन 2-2.5 महीनों में. मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 4 महीने में 133 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं विद इम्पोर्टेंट लीडर्स. और ये निष्कर्ष निकला है कि यस, नथिंग कैन बी डन एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया. अब भारत का जो पार्टीशन है वो हो ही जाएगा, उसे रोकना मुश्किल है. एक अनाउंसमेंट किया गया है. It is not the intention of His Majesty's government to interrupt the work of existing Samvidhan Sabha. It is clear that any constitution framed by this assembly cannot apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. मतलब अंग्रेजों के समझ में आ गया है, उनके अनाउंसमेंट में ही दिख रहा है कि वो अब पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं. वो कह रहे हैं संविधान सभा का जो काम है वो चलते रहना चाहिए, लेकिन जो संविधान ये संविधान सभा बनाएगी वो उन एरियाज पे नहीं थोपा जा सकता जो इसे मानने को तैयार नहीं है. मतलब बाई जून 1947 दे आर ऑल रेडी टू हैव पाकिस्तान एज वेल. बोला गया है द प्रोसीजर आउटलाइंड बिलो एम्बॉडीज द बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड of ascertaining the wishes of the people of such areas on the issues whether their constitution is framed by the existing assembly or by a new संविधान सभा. एक उन्होंने प्रोसीजर बताया है कैसे कैसे काम होगा और बता रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये बेस्ट मेथड है जिससे ये पता लगेगा कि जो नए एरियाज का संविधान बनेगा वो इसी संविधान सभा द्वारा बने या नई संविधान सभा बनाए जाए उनके द्वारा जो इस संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे हैं. जब ऐसा हो जाएगा, when this is done, it will be possible to determine the authority or authorities to whom power should be transferred. अभी तक ये नहीं पता था पावर किसको ट्रांसफर की जाएगी, एक देश को, दो देश को, या किसको करनी है, लेकिन यहाँ इंडिकेशन दे दिया गया है. ये तय करने के बाद जो प्रोसीजर हम बताने जा रहे हैं इससे तय हो जाएगा कि सत्ता किसको ट्रांसफर करनी है, एक देश को करनी है या दो देशों को करनी है. मतलब कोशिश, माउंटबेटन को यही बोला गया है, कोशिश करो देयर वुड बी अ यूनाइटेड इंडिया. पार्टीशन ना होने पाए, अगर हालात नहीं बनते तो देन यू शुड गो फॉर पार्टीशन. इस तरीके से प्रोसीजर बताया गया है. अब प्रोसीजर में क्या बताया गया है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल, ये दोनों प्रोविंस हिंदू मुस्लिम लगभग बराबर हैं इसमें, तो इनकी जो विधान सभाएं हैं ये सेपरेटली मीट करेंगी. मतलब जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएलएज वो अलग मीट करेंगे, जो नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स को एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग मिलेंगे. और ये दोनों ग्रुप्स बैठकर डिसाइड करेंगे अपनी सिंपल मेजॉरिटी से कि पार्टीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए. अगर ये इनमें से एक भी ग्रुप कहता है कि होना चाहिए तो पार्टीशन हो जाएगा. दे वर टू डिसाइड बाय वोट वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान. मीन्स इनके प्रोविंसेस का बंटवारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए. इस तरीके से जो मुस्लिम मेंबर्स एमएलएज हैं वो अलग मीट करेंगे, नॉन मुस्लिम मेंबर्स अलग मीट करेंगे. इस तरीके से बंगाल पंजाब डिवाइड होगा. मैं जो मेथड बताया उसका पहला पॉइंट. सिंध बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए बोला है. इन केस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान a straightforward decision was to be taken by the respective provincial legislatures. सिंध बलूचिस्तान के केस में वहां की विधानसभाएं तय करेंगी कि क्या होना है. उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वहां पर रेफरेंडम होगा, जनता की राय ली जाएगी कि क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं. सिलहट जो है आसाम का जिला है बट बांग्लादेश से लगा हुआ था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो सिलहट में भी रेफरेंडम किया जाएगा. Muslim majority Bengali speaking district of Sylhet which was located in Assam, a non-Muslim majority province. आसाम मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम की थी बट सिलहट में मुस्लिम ज्यादा हुआ करते थे. तो यहाँ भी रेफरेंडम कराया जाएगा टू नो एसर्टेन कि सिलहट पाकिस्तान में मिलना चाहता है या आसाम में रहना चाहता है. इस तरीके से सिलहट में भी रेफरेंडम हो जाएगा, जनता का वोट हो जाएगा. अब पंजाब और बंगाल की अगर विधानसभा के मेंबर्स ये तय करते हैं कि हाँ हम अलग होना चाहते हैं तो फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल.
वो डिसाइड करेगा कौन से ज़िले पाकिस्तान में जाएंगे, कौन से ज़िले इंडिया में रहेंगे। आर्म्ड फोर्सेस इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो जाएंगी। इस तरीके से ये मेथड बताया है जून 3 प्लान में। इस तरीके से पार्टीशन को हम नेगोशिएट करेंगे। अब जो इंडियन स्टेट्स हैं, 40% ऑफ इंडिया वॉज इंडियन स्टेट्स, इनके बारे में प्लान में बोला गया है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सीज टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ पैरामाउंट सी, इट वुड देन बी ओपन टू द स्टेट्स टू एंटर इनटू पॉलिटिकल रिलेशंस विद सक्सेसर गवर्नमेंट्स। मोटे मोटे तौर पर जो रियासतें हैं उनको आइदर इंडिया और पाकिस्तान में जाना पड़ेगा और अंग्रेजों की पैरामाउंट पावर उनके ऊपर खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यह इंडिकेशन भी दे दिया गया है कि दे हैव टू एक्सीड टू इंडिया और पाकिस्तान। पहले माउंटबेटन ने एक प्लान बल्कान बनाया था जिसमें यह भी एक इंडिकेशन दिया था कि हम दो देशों को पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस को भी कर सकते हैं। इसको नेहरू ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। देयर कैन नॉट बी बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे यूरोप में बल्कनाइजेशन किया है, इंडिया में नहीं हो सकता है। तो फिर माउंटबेटन ने इसको अलग किया था, इसको वापस ले लिया था। या ये था कि अगर नहीं क्लियर होगा तो हम हो सकता है प्रोविंस लेवल पर भी सत्ता देकर चले जाएंगे। तो रियासतों को यहाँ क्लियर कट बोल दिया गया है कि यस दे हैड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब ये जून 3 प्लान, और इसे माउंटबेटन प्लान भी बोल दिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड माउंटबेटन प्लान, और जून 3 प्लान भी बोल देते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? Obviously, the provincial assemblies of East Bengal and West Punjab were in favor of partition and decided to join Pakistan. जो ईस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, वेस्ट पंजाब वेस्ट पाकिस्तान बन जाएगा। सिंध की विधानसभा ने ओबियसली पाकिस्तान ज्वाइन करने की बात की है। बलूचिस्तान टू फॉलोड एंड दिस डिसीजन वाज मेड बाय अ मीटिंग ऑफ शाही जिरगाह। वहाँ की जो शाही जिरगाह है, जो मुस्लिम लीग के समर्थक मेंबर्स थे, कुछ ही मेंबर्स ने, वहाँ पे जनता की राय नहीं हुई है, कुछ ही मेंबर्स ने पाकिस्तान में जाना तय किया है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी। मतलब ये फैसला भी थोड़ा सा वहाँ के लोगों की रजामंदी के साथ नहीं हुआ है। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में द फॉलोअर्स ऑफ फ्रंटियर गांधी, गफ्फार खान और उनका जो ग्रुप वॉलंटियर्स हैं, खुदाई खिदमतगार, बायकॉटेड द रेफरेंडम। वो कांग्रेस से संबंधित है, उन्होंने रेफरेंडम में भाग नहीं लिया है, और 50.49% वोटर्स टुक पार्ट। बहुत कम लोगों ने इसमें भाग लिया है और बहुत मार्जिन से दिस प्रांत के जिन लोगों ने भाग लिया है, जो प्रो मुस्लिम लीग थे, दे ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान। इस तरीके से ये जो प्रोविंस था ये भी पाकिस्तान चला जाता है। गफ्फार खान वॉज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। पहले उन्होंने पख्तूनिस्तान की बात की थी कि अगर पाकिस्तान का पार्ट हम नहीं बनना चाहते, बेटर हमारा पख्तूनिस्तान बना दिया जाए। बट in fact he never wanted to go for partition, but at least he never wanted to go become part of Pakistan. जब गफ्फार खान का प्रांत पाकिस्तान में शामिल हो गया है तो उन्होंने गांधी जी को बोला है, यू हैव थ्रोन अस इन फ्रंट ऑफ वॉल्स, आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। मतलब एक शिकायती अंदाज में बोला है। वो लोग राजी नहीं थे। जिस वे ये प्रांत भी पाकिस्तान में शामिल हो जाता है। दे फेल्ट बिट्रेड बाय द कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लान। The pro-Congress stance of Khudai Khidmatgar had made the League hostile to them, as Ghaffar Khan anticipated the League population of this प्रांत decided to join। जो मैंने बताया आपको, वो सब शामिल हो जाते हैं पाकिस्तान में। इस तरीके से ये प्रांत भी पाकिस्तान चला जाता है। सिलहट ओबियसली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट था, इट ओबियसली वेंट टू ईस्ट बंगाल। इस तरीके से ये सारे के सारे एरियाज पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। 2 बाउंड्री कमीशन बनाए जाते हैं अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ, जो एक लॉयर थे। वो ईस्ट वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल के जो डिवीज़न के लिए, जो वो बंगाल पंजाब के डिवीज़न के लिए जो वो बनना है, जो बाउंड्री कमीशन बनना है, उसको हेड करेंगे। इधर भी हेड करेंगे, इधर भी हेड करेंगे। दिस वे डिमार्केट की जाएंगी बाउंड्रीज बिटवीन 2 पंजाब्स एंड 2 बंगाल्स, and this report will be handed over later on to respective governments on 17 अगस्त 1947। बाद में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो रेडक्लिफ कमीशन डिसाइडेड द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। जैसे बांग्लादेश इंडिया की लाइन रेडक्लिफ लाइन कहलाई जा सकती है, पाकिस्तान इंडिया की लाइन तो रेडक्लिफ लाइन होती है। दिस वे रेडक्लिफ कमीशन ने डिसाइड किया था कि ये पंजाब बंगाल कैसे बांटे जाएंगे। ये हो जाता है। दिस वे
जून 3 प्लान आ जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है दोनों पार्टियों द्वारा, और इसके बेस पर फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज नथिंग बट ऑफिशियल, वहाँ की पार्लियामेंट में इसको ऑफिशियली पास कर दिया गया है। जून 3 प्लान वाज पास्ड एज इट इज एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस तरीके से भारत की जो पार्टीशन थी वो फाइनल हो जाएगी। तो जून 3 से लेकर 1947 15 अगस्त तक इस तरीके से ये पार्टीशन फाइनल हो गया है। और जुलाई 1947 में ये बोल ही दिया गया था कि अब बोल दिया है माउंटबेटन ने, अंग्रेजों ने, कि अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई जाएगी। पाकिस्तान वुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस तरीके से जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो इंडियन संविधान सभा में जिनका नाम था वो शामिल नहीं हुए थे, वो ओबियसली नई संविधान सभा के लिए चले जाएंगे और जो जो सीटें खाली होंगी उनके नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। दिस वॉज जून 3 प्लान और माउंटबेटन प्लान और द पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया। दिस इज दिस थिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसे डिस्कस करेंगे। दिस वे वी विल बी कंप्लीटिंग आवर द मेन लाइन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बाद में छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।